हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राहुल राजपूत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हीरा स्टडी में। मैं क्षमा चाहूँगा मेरी वीडियो लेट आने के लिए। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही थी, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और ये वीडियो मैंने काफ़ी लेट बनाई है। ठीक है, तो हम आ गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सेक्शन ए हमारा अगले एग्ज़ाम, जो कि हमारा कल है एग्ज़ाम, इन्वायरमेंटल लॉ। हाँ भाई, इन्वायरमेंटल लॉ भाई बनाकर तो सब कुछ ले सकते हैं, पर हमें यहाँ क्या है, कुछ चीज़ें हमारे माइंड में होनी चाहिए, कंटेंट्स हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। कंटेंट आपके दिमाग में होगा तो आप बना के लिख सकते हैं, और वर्ड टू वर्ड जो मैंने लिखा हुआ है नोट्स के अंदर, अगर आप वो लिखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। स्कोरिंग एग्जाम होगा आपका ये। ठीक है, चलिए चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाट इज रेडियोएक्टिव पोल्यूशन। तो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कौन सा होता है? तो कहता है ये वो पोल्यूशन होता है जो कहाँ किससे फैलता है? न्यूक्लियर एक्सप्लोजर से, टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, इम्प्रॉपर ऑफ डिस्पोजल ऑफ द न्यूक्लियर वेस्टेज, या एक्सीडेंट ऑफ न्यूक्लियर प्लांट्स। मतलब जो बम विस्फोटक वगैरह होते हैं ना, न्यूक्लियर बम आपने सुना होगा, उनसे होने वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं, पोल्यूशन जो होता है, उसको बोला जाता है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। बाकी इन डिटेल में आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने वीडियो को रोक कर आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आया हमारे पास, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन एरिया एंड नेशनल पार्क। कहता है क्या पर्पस होता है कॉन्स्टिट्यूशन का एरिया एज अ नेशनल पार्क। एक नेशनल पार्क किसी एरिया को घोषित करने के लिए उसके पीछे क्या उसका कंक्लूजन होता है? तो बोला क्या, नेशनल पार्क इज अ क्रिएटेड टू अ कन्वर्जन वाइल्ड लाइफ एंड बायोडिवर्सिटी। मतलब जो एनिमल्स होते हैं ना, और जो जीव जंतु होते हैं, उनके लिए किया जाता है ऐसा। ठीक है, इन द नेचर ऑफ हैबिट इट्स प्रोहिबिटेड ह्यूमन एक्टिविटी लाइक हंटिंग, पोचिंग एंड लॉगिंग। नेशनल पार्क इज डिक्लेयर अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। कहता है नेशनल पार्क जो डिक्लेयर किया जाता है ना, सरकार को ये राइट्स देता है, ये एक्ट 1972 का, ये वाइल्ड लाइफ एक्ट सरकार को ये राइट्स देता है कि वो किसी भी एक जगह को क्या कर सकते हैं, नेशनल पार्क घोषित कर सकते हैं और वहाँ के जीव जंतु को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नोट इज अ लाइफ अपलोडेड बट इज अ की इन्वायरमेंटल लॉ। ये क्या है? इन्वायरमेंटल का की पॉइंट है, पर्पस, की इन्वायरमेंटल लॉ पर्पस क्या होता है? टू इंश्योर प्रेजेंटिव ऑफ फ्लावर एंड फॉन्स, प्रमोट इको बैलेंस एंड सपोर्ट रिसर्च, एजुकेशन एंड टूरिज्म। क्या करता है? सपोर्ट क्या करता है? बैलेंस को मेंटेन करता है ना, और प्रमोट करता है इको बैलेंस को, एंड सपोर्ट करता है रिसर्च एंड एजुकेशन टूरिज्म को। भाई सीधी सी बात, अगर किसी एक जगह को नेशनल पार्क घोषित कर दिया जाए तो वहाँ टूरिज्म तो अपने आप हो जाएगा ना, पब्लिक जाएगी उसके पास। ठीक है, अब बोलता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल जू अथॉरिटी। सेंट्रल जू अथॉरिटी पहले बता दो, सेंट्रल जू अथॉरिटी जो होता है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के द्वारा, मतलब 1972 के द्वारा ही बनाया जाता है, जिसके कुछ अपने पर्पस और फंक्शन होते हैं। इस क्वेश्चन को 2 बार है इसी टॉपिक के अंदर, यहाँ पे आप थोड़ा सा पढ़िए, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको डिटेल में बताऊंगा उसके फंक्शन के बारे में। ठीक है, पहला कहता है इंश्योर। देखो अब बोलोगे सर ये लिख के ये लिख दे, देख भाई 4 मार्क्स का है, अब ये लिख सकते हो, इसके अंदर कहानी लिख सकते हो। कहानी मतलब क्या हुआ? कहता है इंश्योर प्रॉपर एनिमल वेलफेयर एंड अपकीपिंग। अब लिख सकते हो कि एज पर सेक्शन नहीं, एज पर प्रोविजन ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 गवर्नमेंट इस्टेब्लिश अथॉरिटी, सेंट्रल जू अथॉरिटी, है ना। इन दिस अथॉरिटी गवर्नमेंट इंश्योर द प्रॉपर एनिमल्स वेलफेयर एंड अपकीप। बन गई लाइन इसके अंदर। सेम इसके अंदर आ जाएगा नीचे, रिकॉग्नाइजिंग एंड डी रिकॉग्नाइजिंग जूज, है ना। प्रमोटिंग कन्वर्जिंग ब्रीडिंग, बस सीधी सी बात है, ब्रीडिंग का मतलब आप सभी समझते होगे, प्रमोट करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं। इट सपोर्ट एजुकेशन एंड कन्वर्जन ऑफ इंडिग्रीड स्पेसिफिक इन कैपिटिविटी। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर हैजोरियस सब्सटेंस। मतलब जो हानिकारक पदार्थ होता है वो क्या होता है, और उसे कैसे बोलेंगे कि ये हानिकारक है? तो बोला क्या, हैजोरियस सब्सटेंस आर केमिकल या मटेरियल्स डेट। मतलब क्या कहता, केमिकल जो है वो हार्मफुल है ना, हैजोरियस सब्सटेंस है, मतलब हानिकारक पदार्थ है। दूसरा होता है ड्यू टू द केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द हैंडिंग। कहता कोई केमिकल या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो उसको फिजिकल हैंडिंग कर रही है, वो प्रॉपर्टी कैन काउज हार्म। क्या हार्म कर सकता है, नुकसान किसको कर सकता है? ह्यूमन को, हेल्थ को, एनिमल को, प्लांट्स को, या
द इन्वायरमेंट को, इनको ये हार्म कर सकता है, उसी को जिसको जो हार्म होता है उसी को बोला जाता है हैजोरियस सब्सटेंस, है ना। तुलना का हम ये लिख सकते हैं हैजोरियस सब्सटेंस मीन्स अ केमिकल या मटेरियल दैट ड्यू टू द केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी, या इतना भी नहीं लिखते तो हम लिख सकते हैं जो हैजोरियस सब्सटेंस मीन्स हार्म टू द ह्यूमन हेल्थ, एनिमल, प्लांट्स या इन्वायरमेंट, इट्स कॉल्ड टू हैजोरियस सब्सटेंस। ठीक है, इसको डेफिनेशन क्या बोला गया, इन्वायरमेंटल। देखो जो लीगल डेफिनेशन है ना, हो सकता है आपको याद रहे ना रहे, देखो याद है तो वेल एंड गुड है, याद है तो वेल एंड गुड है, नहीं याद है सेक्शन, ये जो सेक्शन है मेन चीज़, सेक्शन समझना, कहता है मेन चीज़, अगर ये सेक्शन तुमको याद है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर सेक्शन याद नहीं है तो आप इतना तो लिख ही सकते हो कि डेफिनेशन कहाँ दिया गया है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर डिफाइंड किया गया है हैजोरियस सब्सटेंस को। अब बोला गया है हैजोरियस, ठीक है बस इतना लिख दो, बाकी इसके अंदर क्या बोलता है, देयर हैंडिंग इन द रेगुलेटेड अंडर सेक्शन 8 विच मैंडेट सफरगार्ड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड पोल्यूशन। सेक्शन 8 के अंदर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्ट एक्ट 1986 के अंदर सेक्शन 8 के अंदर इसके बारे में बताया गया कि कैसे रेगुलेट करता है, कैसे काम होता है। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही साइंटिफिक सा क्वेश्चन बोल दूंगा मैं इसको, कि एसिड रेन एंड इट्स रीजन। कहता है एसिड रेन और उसके रीजन होने का क्या मतलब है, क्या कारण है एक एसिड रेन होने का और उसके क्या रीजन्स हैं। तो भाई कुछ साइंटिफिक वर्ड लिखे हुए हैं, जो कि वर्ड मुझ पर पढ़े तो जा नहीं रहे, लिखना तो दूर की बात है ना। एसिड रेन इज रेनफॉल दैट हैज बिकम एसिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, क्या बोला गया, एसिड रेन इन रेनफॉल दैट बिकम अ एसिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द, क्या अब ये तो वर्ड है SO2 एंड NOx, ये तो बहुत इजीली आप बोल लोगे, पर जब बात करेंगे बोला जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। कहता है जब दोनों मिलते हैं ना इन ऑलमोस्ट फेयर यूजली फ्रॉम बर्निंग फॉल्स फ्यूल, दीज ग्रास रिएक्ट with water vapor or to be suffering and the neutral acid lowering to the pH rainwater impact, it damages vegetation aquatic life soil and buildings। मतलब क्या बोला इसने, कह रहा भाई धरती को नुकसान कर रहा है ये एसिड रेन हो कर रहा है। जब कहता है कि जब SO2 और NOx दोनों मिक्स हो जाते हैं और गैस की वजह से जब वो रिएक्ट करता है, जो बारिश होती है, तो उस बारिश के अंदर जो होता है ना वो एसिड रेन कहलाता है, जो कि HP ऑफ द रेन वाटर, मतलब साइंटिफिक से एक रीजन दिया गया है। इसको आप रट लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, रट लीजिएगा इसको, ठीक है। और बोला गया कि ये कहाँ डिफाइन किया गया, लीगल डेफिनेशन इसकी बात कहाँ करता है, एयर एक्ट 1981। अब बोलोगे सर एयर एक्ट 1981 लिखें या इसके अंदर जो लिखा हो गया है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। देखो भाई वर्ड लिमिट बढ़ाना होता है ना आपको, तो आप सिर्फ एयर एक्ट 1981 लिखोगे तो नहीं बढ़ेगा, तो इसलिए एयर लिखो, ब्रैकेट डालो, लिखो प्रिवेंटिव एक्ट कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1982, तो आपकी वर्ड लिमिट बढ़ेगी, है ना। और फिर लिखो डिफाइंड एयर पोल्यूशन अंडर द सेक्शन 2A, है ना, 2A, ए से एयर, ए से सेक्शन 2A में उसको डिफाइन किया गया है। एज अ सब्सटेंस हार्मफुल टू लिविंग बीइंग द प्रॉपर्टी इंक्लूड द काउज ऑफ एसिड रेन। कहता है किसकी वजह से हार्म करता है उसकी प्रॉपर्टी को, लिविंग बीइंग इन द प्रॉपर्टी, और इंक्लूड द काउज ऑफ एसिड रेन से जो उनको नुकसान होता है, उसके अंदर ये डिफाइंड किया गया है, ठीक है। किसको, एयर पॉल्यूएंट को। देखो पॉल्यूएंट और पोल्यूशन दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पॉल्यूएंट को बोला गया कि पॉल्यूएंट अंडर सब्सटेंस हार्मफुल लिविंग। अभी एक आगे क्वेश्चन आएगा जहाँ पॉल्यूशन और पॉल्यूएंट दोनों को डिफिनेशन दूंगा, दोनों ही सिमिलर ही हैं, पर वो आगे क्वेश्चन आएगा, अभी आगे बढ़ते हैं। कहता है प्रोटेस्ट फॉरेस्ट, क्या बोला गया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, मतलब कि लीगल डेफिनेशन अंडर सेक्शन 29(1) ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, क्या कहता है सेक्शन 29(1) ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 किसकी बात करता है, प्रोटेक्ट ऑफ फॉरेस्ट, जो कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है फॉरेस्ट को, तो इस एक्ट के अंदर बात करी गई, इस एक्ट के अंदर बोला गया कि गवर्नमेंट ना वो जगह जो उसको लगेगा कि वो गवर्नमेंट की जगह है, गवर्नमेंट के कवर में है, और तो वो उसको एक ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन डालकर क्या कर सकती है, उसको फॉरेस्ट घोषित कर सकती है कि ये फॉरेस्ट है। पर्पस क्या होता है कि भाई वहाँ के जीव जंतुओं को प्रोटेक्ट करना ही उसका गवर्नमेंट का पर्पस है, ठीक है। अब वो कब कर सकती है, देखो लीगल डेफिनेशन में बोला गया, ये लीगल लाइन्स है,
ये जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, आप अगर बियर एक्ट में जाओगे तो वहाँ पे ये पूरी लाइन लिखी गई है। नीचे जो है ये एक्सप्लेनेशन है, नीचे जो है ये क्या है, एक्सप्लेनेशन है। ये यहाँ से अगर आप यहाँ तक देखो तो ये एक्सप्लेनेशन है, जो कि एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको इसको पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। बोला गया था स्टेट गवर्नमेंट में बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर एप्लीकेबल टू mere forest land or wastage and which is not included in the reserve forest but which is the property of government over which is government have properties rights या टू हॉल एनी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट प्रोडक्ट विच इज द गवर्नमेंट इज इंटाइड, मतलब जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है पूरे प्रॉपर्टी को फॉरेस्ट घोषित कर दे या उस प्रॉपर्टी के पार्ट को भी क्या कहते हैं फॉरेस्ट को वो घोषित कर सकता है। घोषित करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसे, ऑफिशियल स्टेट गवर्नमेंट या मे बी नोटिफाइड द ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट क्या होता है, जब भी कोई लॉ मार्केट में आता है ना, मतलब पब्लिक की जाती है, तो सबसे पहले उसको ऑफिशियल गैजेट में ही डाला जाता है। जब वो कोई भी बिल एक्ट पास होने के बाद ऑफिशियल गैजेट में आ जाता है तो वो एप्लीकेबल हो जाता है होल ऑफ इंडिया के अंदर। बोला गया स्टेट एयर लाइब्रेरी, भाई लाइब्रेरी तो मतलब समझ में आएगा, लाइब्रेरी मतलब जहाँ पे इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है। तो बोला गया लीगल सेक्शन 28 ऑफ द एयर, पूरा पढ़ेंगे इसको, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981, है ना 1981। यहाँ पे मैंने पूरा पढ़ा था, मैंने बोला पूरा पढ़ना भाई, कहाँ गया, पूरा पढ़ने के लिए बोला था, यहाँ पे मैं आपको बोला पूरा पढ़ना। मेरे साथ भी अगर मेरी इस वीडियो में रिपीट करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा एक्ट, तो ठीक है। एक्ट 1981 क्या बोलता है, कहता था स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई द ऑफिशियल गैजेट इस्टेब्लिश वन और मोर स्टेट एयर लैबोरेटरी टू द कैरी आउट ऑफ द फंक्शन इन सिक्योर द लैबोरेटरी अंडर दिस एक्ट। कहता वो भी क्या कहते हैं, गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन डालेगा, इस्टेब्लिश कर देगी एक या एक से ज़्यादा स्टेट एयर लैबोरेटरी, मतलब स्टेट टू एक, मान लो एक स्टेट में एक हो सकता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो ऑफिशियल गैजेट में नोटिस करके एक से ज़्यादा भी एयर लैबोरेटरी को घोषित कर सकती है। आउट ऑफ द फंक्शन इंश्योर दैट अ लैबोरेटरियल अंडर दिस एक्ट, ठीक है। अब इसको भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, तो एक्सप्लेनेशन में क्या बोला गया कि ए स्टेट एयर लैबोरेटरी द ऑथोराइज्ड लैबोरेटरी टू द टेस्टिंग द एनालाइजिंग टू एयर सैंपल एंड emissions. These labs provide the scientific data used the state pollution control board monitor compliances with the air quality stand and detect violation by the industrial of the air pollution source। मतलब कि वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करेगी और मतलब चेक करेगी और बताएगी भाई अपने किसको, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, कि जो एयर है स्टेट के अंदर का कैसा है उसके बारे में। इन्वायरमेंट लैबोरेटरी, फिर भी यहीं पे सेम क्वेश्चन, सेक्शन 12 ऑफ द इन्वायरमेंटल एक्ट 1986 के अंदर बोला गया था स्टेट गवर्नमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, देखो इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करी जा रहा है और यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, वो स्टेट गवर्नमेंट का। इससे पहले जब बात करी उसने प्रोटेस्ट की तो वहाँ पे किसकी बात करी उसने, स्टेट गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कहाँ है, इन्वायरमेंटल के केस में, इन्वायरमेंटल लैबोरेटरीज के केस में बात है सेंट्रल गवर्नमेंट की। और बोला गया सेंट्रल गवर्नमेंट मे बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट इस्टेब्लिश वन और मोर इन्वायरमेंट laboratories या recognize any laboratory to institute of the environmental laboratory to carry out a function institute to such a laboratory under this act। कहता है इस एक्ट के द्वारा वो क्या कर सकती है, वो फंक्शन कर सकती है इन्वायरमेंटल के लिए। बस सीधी सी बात है, इन्वायरमेंटल लैबोरेटरी क्या, तो भाई वो इन्वायरमेंटल को देखेगी, उसके ऊपर रिसर्च करेगी, उसके ऊपर जानेगी। लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, हम जहाँ बैठ के पढ़ते हैं। लैबोरेटरी का मतलब होता है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, रिसर्च किया जाता है। तो जब इन्वायरमेंटल लैबोरेटरीज हैं तो वहाँ पे क्या एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा, किसके बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में, सॉरी इन्वायरमेंटल के बारे में और इन्वायरमेंटल के फंक्शन के बारे में, कैसे इन्वायरमेंटल काम कर रहा है, इन्वायरमेंटल ठीक है कि नहीं है। अभी मैंने ऊपर एक क्वेश्चन बात करी थी पोल्यूशन की, तो मैंने बोला था कि उसको ध्यान रखिएगा, मैं आगे बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे आ गया इस क्वेश्चन के अंदर कि पोल्यूशन, तो बोला गया अंडर सेक्शन 2C ऑफ द इन्वायरमेंटल एक्ट 1986 के अंदर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की बात करता है, जो कि मीन्स द प्रेजेंस इन द इन्वायरमेंटल ऑफ एनी इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट, है ना, एनी इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट। फिर मैंने बोला कि इसी को बोला गया सेक्शन E के अंदर वाटर एक्ट 1971 के अंदर, ये भी पोल्यूशन है, बट ऊपर भी क्या था, एयर पोल्यूशन था, यहाँ पोल्यूशन की बात कर रहे थे। ऊपर मैंने बोला इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को डिफाइन करने की बात करी गई, तो मैंने बोला कि भाई इन्वायरमेंटल पोल्यूशन अलग है और वाटर पोल्यूशन, जहाँ पे इन्वायरमेंटल एक्ट के अंदर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को डिफाइन दिया गया है। और सेक्शन 2E जो कि वाटर एक्ट 1974 के अंदर पोल्यूशन को डिफाइन किया गया, वाटर पोल्यूशन को नहीं, पोल्यूशन को डिफाइन किया गया। बोला गया
पोल्यूशन मीन कंटेमिनेशन ऑफ द वाटर, कंटेमिनेशन मतलब वाटर को खराब किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है उसके अंदर, सच अ अल्टरेशन ऑफ द फिजिकली chemical biological property of the water such a discharge of the any swag or trade effluent as may or risk likely create a nuisance of render such water harmful or injuries। हो क्या रहा है, अब देखो जमुना के अंदर क्या है, पानी जा रहा है, नाले का पानी जा रहा है, तो क्या वो जमुना का पानी है, उस पानी से वो पोल्यूशन नहीं, जमुना का पानी जाता है, हम देखा होगा जमुना के अंदर कहीं जगह तो कुछ पानी गंदा है, कहीं जगह तो वो पूरी तरीके से मिल नहीं पाया, इसलिए उधर का गंदा नहीं है, मिल गया वहाँ गंदा है। तो गवर्नमेंट यही कहना चाह रही है कि पॉल्यूशन वो है जो कि वाटर के कंटेमिनेशन को छेड़छाड़ कर रहा है, उसके अल्ट्रेशन कर रहा है, उसकी फिजिकल को उसके फिजिकली किसकी वजह से, केमिकल की वजह से, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर की वजह से, वाटर की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर सच अ डिस्चार्ज ऑफ द स्वैग ऑफ ट्रेड इफिशिएंसी एज मे और लाइकली टू क्रिएट अ न्यूसेंस ऑफ द रेंडर सच वाटर हार्मफुल और इंजरी। कहता है वो जो वाटर हो जाता है हार्मफुल हो जाता है और क्या होता है, इंजरीज के लिए वो बन जाता है कि भाई वो हार्मफुल हो गया, नुकसान दे सकता है। एक्सप्लेनेशन में पढ़ लेते हैं क्या लिखा हो गया, पोल्यूशन रेफर टू द प्रेजेंस हार्मफुल सब्सटेंस इन द इन्वायरमेंटल, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, चाहे लैंड हो, द डिजिटल इफेक्टिव लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, नेचुरल रिसोर्सेज एंड हार्म प्रॉपर्टी, इट मे रिजल्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक एक्टिविटी दैट रिलीज वेस्ट टू टॉक्सिक मटेरियल इनटू, सॉरी एक बार देख लेते हैं यार, कैमरा हमारा ठीक चल रहा है ना, हाँ कैमरा ठीक चल रहा है, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ वॉइस भी ठीक आ रही होगी यहाँ तक, लोगों की वॉइस में कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ ये वो मैंने ऊपर गलत बोल दिया था, यहाँ बोला था मैंने डेफिनेशन एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को क्या बोलेगा, पॉल्यूशन है ये, नॉट पॉल्यूएंट, ये पॉल्यूएंट है और ये पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन को डिफाइन किया गया सेक्शन 2B में ऑफ द एयर एक्ट 1981। एयर एक्ट के अंदर क्या बोलेंगे, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, मेरे साथ बोलो, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। जब आप मेरे साथ इस चीज़ को रिपीट करोगे ना तो आपको याद होगा भैया, एयर एक्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, ठीक है, और ब्रैकेट करके लिखना, ये याद रखना। बोला गया एयर पॉल्यूशन मीन्स अ प्रेजेंस इन द एटमोसफियर ऑफ एनी एयर पॉल्यूएंट। बोलोगे भाई एटमोसफियर तो आ गया, पर एयर पॉल्यूएंट क्या है, तो बोला गया एयर पॉल्यूएंट को डिफाइन किया गया, बोला गया सेक्शन 2A के अंदर, एयर पॉल्यूएंट मीन्स अ सॉइल्ड, लिक्विड या गैसियस सब्सटेंस, मतलब मट्टी हो, लिक्विड, सॉइल्ड मतलब मट्टी रूप है ना, मट्टी के रूप में हो, लिक्विड के रूप में या गैस के रूप में हो, सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एटमोसफियर, एटमोसफियर के अंदर प्रेजेंट है, इन द सच कंसंट्रेशन एज मे बी या टेंड टू इंजरी या हार्म बीइंग ऑफ अदर लिविंग क्रिएचर या प्लांट्स, प्रॉपर्टी या इन्वायरमेंट। कहता जो हार्म कर रहा है जीव जंतुओं को, प्लांट्स को, किसी प्रॉपर्टी को या इन्वायरमेंटल को, किसके द्वारा, सॉइल के द्वारा, लिक्विड के द्वारा, गैस के द्वारा, जो कि सब्सटेंस हो रहा है उसको बोला था एयर पॉल्यूएंट, ठीक है, या पढ़ लेना यहाँ जो एयर पॉल्यूएंट की डेफिनेशन ऊपर जो मैंने बोला था SX2 वही है। व्हाट इज द फॉरेस्ट प्रोड्यूस, कहता फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या है, व्हाट इज द फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो बोला गया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1971, फॉरेस्ट प्रोड्यूस इंक्लूड, कहता फॉरेस्ट में क्या प्रोड्यूस होता है, उसके अंदर इंक्लूड क्या होता है, तो भाई सीधी सी बात है, जंगल से हमें क्या मिलता है, पेड़, जंगल के अंदर जो एनिमल्स होते हैं उनसे हमें दूध, दही, मक्खन, ये सब किस में आते हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आते हैं। चलो देखते हैं, पढ़ते कहता है फ्लोविंग वेदर द फंड फाउंड इन ब्राउट फॉर्म फॉरेस्ट या नॉट टाइम्बर, ठीक है, चारकोल, टिम्बर मिलता है, चारकोल मिलता है, और क्या काउचूस, कैचू, वुड, ऑयल है ना, वुड मिलता है, ऑयल मिलता है, राइस, नेचुरल, वार्निश, ब्लैक, लैक, महुआ क्या बोलो, महुआ ने एक तरह का फल का वो होता है जिसको महुआ बोलते हैं, है ना, फ्लावर एंड सीड्स मतलब बीज, भाई बहुत सारी चीज़ें होती है ना, बीज वगैरह, जो हम ज़्यादातर जो ड्राई फ्रूट खाते हैं ना वो एक फल के बीज होते हैं, बादाम किसी एक फल का बीज है, पर उस फल की कीमत इतनी नहीं है, उसके बीज का काम है, तो वही सीड्स, व्हीट एंड मैरोवोन्स, मतलब खाने पीने की चीज़ें हमें जंगल से तो मिल रही हैं। द फ्लोविंग व्हेन फाउंड इन ऑल ब्राउट फ्रॉम फॉरेस्ट, ठीक है, जो कि हमें फॉरेस्ट से ही मिल रही हैं। ट्रीज एंड ऑल पार्ट्स, ट्रीज मतलब पेड़ पौधे में फॉरेस्ट से मिलते हैं, उसके ऑल पार्ट्स मतलब जो लकड़ी जिसे हम फर्नीचर वगैरह मान करते हैं ना, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स एक्सेट्रा, है ना, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं,
फॉरेस्ट से मिलते हैं। प्लांट नोट बिंग ट्रीज, मतलब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि जितने भी हमारे खाने पीने की चीज़ हैं, एनिमल्स देयर प्रोडक्ट्स, है ना, वाइल्ड एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, इस क्या 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 प्रोडक्ट्स आते हैं हमारे पास, हॉर्न्स, ट्रस, हनी, वॉक्स, है ना, हनी भी क्या मधुमक्खी से मिलते हैं, मधुमक्खी जंगलों में होती हैं। तो ये सारी चीज़ें ये वो है व्हाट इज़ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मतलब फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है। तो अगर देखो याद रहे तो ठीक, नहीं तो 5 पॉइंट में लिख देना भैया खाने के सारे सामान मिलते हैं, एनिमल्स मिलती हैं, लकड़ी की चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, वो चीज़ आप अपने यहाँ पे लिख सकते हो जितना आपको याद हो, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर सब ETC लिखा हुआ ना, मतलब एक्सेट्रा। तो जो 4 चीज़ें याद है ETC लगा दो, 2 चीज़ें याद है ETC लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बोला गया डिफाइंड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को डिफाइंड किया गया, कहाँ डिफाइंड किया गया, डिफाइंड किया गया इन्वायरमेंट को, कहाँ डिफाइंड किया गया, मैंने बोला था सेक्शन 2A ऑफ द इन्वायरमेंटल एक्ट 1986 के अंदर इन्वायरमेंट को डिफाइंड किया गया। बोला गया इंक्लूड्स वाटर, एयर एंड लैंड एंड देयर इंटर रिलेशनशिप विच एक्सिस्ट अमॉन्ग एंड बिटवीन वाटर, एयर एंड लैंड एंड ह्यूमन बीइंग, अदर लिविंग क्रेचर, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर्टी। इसको भी बोला जाता है क्या, इन्वायरमेंट। पोल्यूशन की बात करें, इन्वायरमेंट क्या है, वाटर, पानी, लैंड, है ना, इनके इंटर रिलेशनशिप, इनसे मिलने वाली हमें वाटर, एयर, लैंड या लैंड एंड ह्यूमन बींग्स, है ना, और लिविंग क्रिएचर थिंग्स, लिविंग क्रिएचर्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉपर्टी, जो भी हमें इन्वायरमेंटल से मिल रहा है, ये सब का सब क्या है, इन्वायरमेंट है। वही बात बोली गई। बोलेगा व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ जू अथॉरिटी, जू अथॉरिटी का मेन फंक्शन क्या होता है। ऊपर मैंने एक फंक्शन बताया था, अब यहाँ बता रहे हैं जू अथॉरिटी का मेन फंक्शन। अब बोलोगे भाई कहाँ बता दिया, तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये रहा सेंट्रल जू अथॉरिटी। तो यहाँ तो नाम दिया और फिर उसका फंक्शन बताया, ठीक है। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन सिमिलर है, तो इसे अच्छे से पढ़ दो तो उससे अच्छे से पढ़ दो। यहाँ 2 पॉइंट कम है, वहाँ 2 पॉइंट ज़्यादा होगा। ये रहा, कहता व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ जू अथॉरिटी। मैं कोशिश करूंगा इसके अंदर 20 क्वेश्चन है और मैं 20 के 20 क्वेश्चन आपको किसी वीडियो में कंप्लीट कराऊं, क्योंकि ज़्यादा देर हुआ नहीं है, तो ये वीडियो कंप्लीट आपको मिल जाएगी आराम से। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ जू अथॉरिटी, कहता लीगल बेसिस द सेंट्रल जू अथॉरिटी CZA इज एस्टैब्लिश अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 नॉट अपलोडेड बाय यू। अरे सॉरी, ये लाइन दिमाग से निकाल दो यार, ये मैंने आंसर बनाने के लिए डाला था, ठीक है। देखो बोलोगे यार इसमें, मैं आपको बता देता हूँ ये क्यों है। ये जो वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 है ना, हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, हमारे सिलेबस के अंदर का एक्ट नहीं है। अगर आप सिलेबस में देखोगे तो वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में नहीं है, बट हम एज अ लॉ स्टूडेंट हैं और क्वेश्चन पूछा गया जू अथॉरिटी के बारे में, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ जू अथॉरिटी, तो हम बता सकते हैं कि भैया द सेंट्रल जू अथॉरिटी CZA इस्टेब्लिश अंडर द वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972। इस एक्ट के अंदर इसको क्या किया गया, ऑथराइज किया गया। और उसके मेन फंक्शन की अगर बात करी जाए तो उसके मेन फंक्शन ये है, पहला फंक्शन रेगुलेट एंड मॉनिटरी ऑफ द फंक्शन ऑफ जू, भाई उसके जू को रेगुलेट करता है। मीन ग्रांट ऑफ द रिफ्यूज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ जू, इंश्योर द प्रॉपर्टी स्टैंड द एनिमल हाउसिंग, प्रमोट कन्वर्जन एंड ब्रीडिंग ऑफ द इंडिजिनस स्पीसीज, एडवाइज टू गवर्नमेंट टू ऑन जू पॉलिसीज एंड कन्वर्जन, है ना, उसकी पॉलिसीज़ के बारे में। ये उसकी अथॉरिटी जो गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें करते हैं। ये 4 पॉइंट्स हैं, 5 मिनट आप यहाँ लिख सकते हो। बोला क्या व्हाट इज़ द कार्बन ट्रेडिंग, कहता कार्बन ट्रेडिंग क्या है। ये कार्बन ट्रेडिंग के बारे में क्या है, तो उसको पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, कहता है एक्सप्लेनेशन नॉट फ्रॉम इंडियन एक्ट बट इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन एक्ट में एक्सप्लेन कहीं नहीं किया गया है, ठीक है, इसे इंडियन एक्ट में कहीं भी क्या कहते हैं एक्सप्लेन नहीं किया गया है। अब बोला गया कार्बन ट्रेडिंग इज अ मार्केट बेस्ड सिस्टम। ये क्या है, मार्केट बेस्ड सिस्टम है, ठीक है। अब मार्केट बेस्ड सिस्टम क्या होता है, अब सीधी सी बात है, मार्केट बेस्ड सिस्टम का मतलब होता है कि मार्केट के अंदर एक खरीदी जाती है, चीज़ों को बेचा जाता है ना। टू बी रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस अंडर दिस कंट्री या कंपनीज आर गिविंग कार्बन क्रेडिट इफ दे emit less they can trade sell surplus credits to other exceeding their limits, है ना। क्या कर सकता है, this mechanism is the support by the Kyoto Protocol को सपोर्ट करती है एंड कंटिन्यू अंडर पेरिस एग्रीमेंट। ये क्या करता है,
पेरिस के एग्रीमेंट को कंटिन्यू करता है। थ्रो नॉट डायरेक्टली मेंटेन्ड इन इंडियन एक्ट, इट इंडियन पार्टिसिपेटिंग इन सच प्रोग्राम अंडर द ग्लोबल क्लाइमेट इन्विटीज, मतलब इन्विनिटीज, मतलब इंडियन गवर्नमेंट भी इसमें पार्टिसिपेट करती है इस प्रोग्राम के अंदर। बोला गया डिफाइंड करो सेवर एंड ट्रेड इफ्लुएंट को, कहता सेवर को और ट्रेड इफ्लुएंट को डिफाइंड करो। तो सेवर क्या है और ट्रेड इन्फ्लुएंस क्या है? तो सेवर को याद रखना सेक्शन 2 जीजी में है। देखो अब बोलोगे सर ये 2 डेफिनेशन पूछा, भाई 4 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, सॉरी 4 मार्क्स का है, 2 डेफिनेशन पूछ गया, तो इतनी टेंशन क्यों लेनी है? दोनों को डिफाइन कर दो। और अगर आपको ये चीज़ याद है कि भाई सेक्शन 2 जीजी के अंदर आता है सेवर, अब इसे कैसे याद करोगे? तो हमने ABCD पढ़ी हुई है, बोलेंगे ABCDE FG। तो जब बात ई के बाद क्या आता है? जी आता है, 2 ई है, 2 ही जी आएगा। ये स्टोरी है मेरी। अगर ये आपको याद रहा वीडियो देखने के बाद एग्जाम के टाइम पे एट अ टाइम, तो याद रहेगा। ई के बाद जी बोल लो, EG या AG, है ना? तो जी लगाना है आपको। सेक्शन 2 जी सेवर कैसे याद नहीं कर सकते? तो लॉजिक देता हूँ मैं आपको कि जो बहू या कह लो जो वाइफ आपकी जी करेगी ना, वही आपकी सेवा कर सकती है, या जो सेवा करती है वो जी करेगी। तो सेक्शन 2 जी में सेवर को डिफाइन किया गया है, और ये कहाँ है? वाटर एक्ट 1974 के अंदर, वाटर एक्ट 1974 के अंदर इसको डिफाइन किया गया। बोला गया सेवर मीन्स एनी कंड्यूट पाइप या चैनल ओपन और क्लोज कैरिंग सेवेज और ट्रेड इफ्लुएंट। क्या कहता है? सेवर का मतलब क्या है? कंडक्ट पाइप कंडक्ट कर रहे हैं, चैनल कर रहे हैं, ओपन या क्लोज कैरिंग सेवेज ऑफ ट्रेड इन्फ्लुएंट, ट्रेड इफ्लुएंट, ठीक है। और बोला गया ट्रेड इन्फ्लुएंट का मतलब क्या है? सेक्शन 2K के अंदर याद रखना, बोला कि ट्रेड इन्फ्लुएंट इंक्लूडिंग एनी लिक्विड, गैसियस या सॉलिड सब्सटेंस, मतलब पदार्थ, तरल पदार्थ हो, गैस का पदार्थ हो या मट्टी वाला पदार्थ हो, डिस्चार्ज फ्रॉम एनी प्रिज्यूम यूज ऑफ कैरिंग ऑन द इंडस्ट्री ऑपरेशन या प्रोसेस। क्या कर रहा है? डिस्चार्ज कर रहा है, परमिट कर रहा है किसी भी इंडस्ट्री को, ऑपरेशन को या प्रोसेस को, या ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल सिस्टम अदर देन डोमेस्टिक सर्विस को छोड़कर, तो उसको ट्रेड इन्फ्लुएंस बोलते हैं, है ना यार। जैसे हमारे लोनी की तरफ चलती है पाइप है ना, एक तरह की पाइप है, वहाँ से क्या कर रहा है? वो ट्रेड कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, सेवेज भी कर रहा है, वहीं रोक भी रहा है, बंद भी कर रहा है, तो सेवेज भी हो रही है, बेच भी रही है ना। सेवेज इज द इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या है? सेवेज क्या है? एक इंफ्रास्ट्रक्चर्स है दैट कैरी वेस्टेज, जो कि वेस्टेज को कैरी करता है। ट्रेड इन्फ्लुएंट रेफर द इंडस्ट्रीज वाट इज द डिस्चार्ज इनटू द वाटर डॉविज रेगुलेटेड टू द रिवेंट पॉल्यूशन। रेफर वाटर को वाटर एक्ट 1972 सेक्शन 2G लिख रखा है 2A। सॉइल्ड इरोजन, सॉइल इरोजन मतलब क्या हुआ? कहता है सॉइल इरोजन को हम अगर बात करें तो बोलेंगे सॉइल इरोजन इन द रिमूवल ऑफ द टॉप फर्टली ऑफ लेयर ऑफ सॉइल। मतलब जो आपने देखा होगा ना, कहते हैं कि खेत कई बार तो उपजाऊ होता है, कई बार उपजाऊ नहीं होता, तो उसको बोलते हैं फर्टिलिटी, कि भाई उसके अंदर की जो फर्टिलिटी है ना उस मट्टी की वो खत्म हो गई है। तो रिमूव द टॉप फर्टिलिटी ऑफ द लेयर ऑफ द सॉइल, कहता है उसके टॉप फर्टिलिटी जो होती है ना वो रिमूव हो जाता है बाय नेचर एजेंट्स लाइक अ वाटर, विंड या ह्यूमन एक्टिविटी। किसके द्वारा चली जा रही है? भाई नेचुरल की तरफ जा रही है, या तो वाटर की वजह से जा रही है, या क्या कर रहा है? वाइल्ड की वजह से। वाटर की वजह से लोग कैसे हो? तो तुमने देखा होगा कि अभी किसी पानी या किसी तालाब के आसपास की जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ नहीं होती है, वहाँ कीचड़ बन जाता है, दलदल बन जाता है, पर वहाँ कोई घास फूस नहीं होती है। तो उसका रीज़न क्या होता है? वाटर ही तो होता है, काफ़ी दिन तक पानी रहने की वजह से वो जगह जो होती है दलदली बन जाती है ना। वो जगह क्या होती है? दलदली बन जाती है। तो वो पानी की वजह से ही क्या होता है? वो जो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है, वो दलदल बन के रह जाता है। तो ये वाटर काम हुआ। वाइंड मतलब कोई जगह ऐसी होती है जो बहुत जगह हवा, बहुत ज़्यादा उस पर हवा चलती है। जैसे रेगिस्तान क्या होता है? हवा चल रही होती है, धूल उड़ रही होती है, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है। तो जो हवा होती है ना उसको, अब ह्यूमन एक्टिविटी को कैसे बोलेंगे? तो ह्यूमन एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी जहाँ से उसकी उपजाऊनेस खत्म हो जाती है, खुदाई कर देते हैं या कुछ वहाँ केमिकल चीज़ें डाल देते हैं, है ना, या कुछ वहाँ पे ऐसा बम वगैरह फोड़ के वहाँ ये देखते हैं कि हाँ भाई न्यूक्लियर बम वगैरह फोड़ते हैं कि देखते हैं कि हाँ भाई ये काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो वहाँ की जगह क्या होती है? उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है। दिस लीड टू लूज ऑफ नेचुरिटीज, रिड्यूसिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड लैंड
डिग्रेशन, सीधी सी बात है, लैंड की जो वैल्यू होती है उसकी डिग्रेशन हो जाती है, नेचुरलिटी प्रोडक्शन जो होता है उसका कम हो जाता है। क्या बोला है, काउस क्या होता है, इसके कारण दे रखे हैं 4, पढ़ लीजिएगा आराम से। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, डिस्क्रिटी सीडम इन द रिवर्स, ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है ना। लॉस ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी, इंक्रीज ऑफ द फ्लूड रिस्क, बस सीधी सी बात है, जब उपजाऊ जगह नहीं होगी तो जो क्या हो जाएगा, वो रिस्की हो जाएगा ना, फ्लूड रिस्क बढ़ता चला जाएगा। अब बोलेगा सब्सटेंस ऑफ द डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, क्या बोलेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, बोलेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। कहता है इन्वायरमेंट को कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो बोला गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर टू द डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। कहता है हम बिना ये एबिलिटी देख रहे हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए, और हम उसको क्या कर रहे हैं, एक मिनट, देयर ओन नीड्स, अपने नीड्स के लिए हम देख रहे हैं, फ्यूचर के लिए नहीं सोच रहे हैं। हम अभी के लिए तो डेवलपमेंट कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं कि फ्यूचर में हमें क्या प्रॉब्लम होगी। इन्वायरमेंट बोला गया इट इज़ अ प्रमोट अ बैलेंस बिटवीन, ये प्रमोट कर रहा है बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इक्विटी एंड इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन। एग्जाम्पल इंक्लूड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी यूज, कन्वर्जन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। कहता क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है एनर्जी को और कन्वर्जन कर रहा है नेचुरल रिसोर्सेज एंड पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। लीगल के लिए बोला गया भाई, अगर देखो लॉ की लैंग्वेज है तो हमें लीगल लैंग्वेज लिखना पड़ता है, तो आप यहाँ लिख सकते हो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ हैज बीन जुडिशियल इंटरप्रिटेड टू इंक्लूड द राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट। भाई हर किसी को क्या है, इसी को बोलते हैं, ये जो क्या करता है इसमें लीगल जो बात करी गई, इस्टेब्लिशमेंट डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट के बारे में बात करी गई कि भाई डेवलपमेंट तो हो पर इस्टेब्लिशमेंट बना रहे, डेवलपमेंट के चक्कर में हमारे फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, कोई इकोनॉमिक ग्रोथ है जो सोशल इकोनॉमिक हो उसका बैलेंस बना के चलना, उसको बोला जाता है। और ये बात कहाँ लिखी गई, तो बोला गया आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ सबके पास, अगर कहीं पे कोई ऐसा काम हो रहा है जिससे मुझे पता है कि इन्वायरमेंट को दिक्कत हो रही है तो मैं उसके ऊपर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए PIL अप्लाई कर सकता हूँ, रेफर इन द पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन, हम वहाँ पे कर सकते हैं राइट टू 21 के द्वारा। राइट आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन इन द इंक्लूड राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, मतलब क्लीन इन्वायरमेंट, मतलब हमारी राइट्स है कि हम जो इन्वायरमेंट को चाहे ना हमें क्लीन चाहिए। अगर कहीं कुछ डेवलपमेंट के नाम पे, सब्सिडेंट डेवलपमेंट के नाम पे इन्वायरमेंट में कोई छेड़छाड़ हो रही है जहाँ हमें लग रहा है कि उससे हमें राइट टू लाइफ, हमारी लाइफ को आगे चल के दिक्कत आती है, तो हम उस चीज़ के ऊपर क्लेम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, PIL फाइल कर सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर हम PIL फाइल कर सकते हैं। अब बोला गया ग्रीन हाउस इफेक्ट, हमारे पास लगता है अब ये लास्ट क्वेश्चन है 21, हाँ 21 क्वेश्चन है, हमारा खत्म होने वाला है। बोला गया ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस से तो सबसे अच्छा लगता है, ग्रीन की बात सुनते ही अगर माइंड में जब कोई ग्रीन वाली बात है ना तो हमें हरियाली, पेड़ पौधे हैं, बगीचे याद आ जाते हैं। तो ये बोला ग्रीन हाउस का इफेक्ट क्या होता है। ग्रीन हाउस का इफेक्ट मतलब, ग्रीन हाउस का मतलब आपको बता दूं, ग्रीन हाउस का मतलब एक हाउस जो कि एक होता है मौसम और एक होता है विदाउट मौसम करेंगे सीजन्स को प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गुड्स। मतलब मौसम नहीं है पर फिर भी हमने एक इन्वायरमेंटल तैयार कर रखा है जहाँ पे हम उसको क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि मान लो भाई आलू सबको पता है ठंड के टाइम पे ज़्यादा होती है, हम गर्मी में आलू उगा रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसा फल जो गर्मी में होता है हम उसको ठंड में उगा रहे हैं, हमने उसको एक हाउस बना के दे रखा है, एक ग्रीन हाउस बना रखा है जहाँ पे हम उसको प्रोड्यूस करते हैं। उस प्रोडक्ट को जैसा इन्वायरमेंट चाहिए होता है हम उसको दे रहे होते हैं। बाकी देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। बोला गया एक्सप्लेनेशन, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द नेचुरल वार्निंग टू द अर्थ एटमोसफेयर। बोला गया ना कि नेचुरल वार्निंग किया जाता है धरती पर एटमोसफेयर, उस एटमोसफेयर को बनाया जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैस लाइक अ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वाटर वेपर। These gas trap the heat radiate from the earth, suffer and prevent it from escaping into space। मतलब कि ग्रीन हाउस का मतलब क्या हुआ कि हम वर्म कर रहे हैं, चला रहे हैं नेचुरल को, अर्थ के एटमोसफेयर को, है ना। इफेक्ट, इसका इफेक्ट होता है जो किसकी वजह से हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, मीथेन की वजह से, नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से एंड वाटर वेपर की वजह से। दिस गैस आर ट्रैप द हार्ट रेडिएट फ्रॉम द अर्थ, जो रेडिएट है अर्थ का, पृथ्वी का जो
रेडिएशन है उसको हर्ट करता है, और ये सारी जो गैसें होती हैं जिससे कि अर्थ सफ़र करता है एंड प्रिवेंट फ्रॉम द स्कोप इनटू द स्पेस, वो उसके स्पेस पर। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है, मेंटेन अर्थ टेम्परेचर, अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, सुटेबल फॉर द लाइफ, जिसके लिए सुटेबल फॉर द लाइफ होता है। बट नेगेटिव इफेक्ट क्या है, कहता है काउज ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ड्यू टू द एक्सेसिव इमिशंस फ्रॉम बर्निंग फूल्स, फ्यूल, डिस्ट्रॉयशन एंड द इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो रही है सारी चीज़ें, ठीक है। बोला गया फंडामेंटल ड्यूटीज कंसर्निंग इन्वायरमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहता है, तो बोला गया आर्टिकल 51। देखो इस चैप्टर के अंदर ना बहुत जगह आर्टिकल की बात आई गई है, ठीक है, तो इसको आप याद कर लेना। ये लाइन अगर आप लिख के आते हो ना एग्जाम के अंदर तो 4 मार्क्स एग्जामिनर को देने ही देने पड़ेंगे। अगर पूरे जैसे मान लो अगर ये क्वेश्चन आ गया और आपने ये डिट्टो लिख दिया ना, तो आप ये मत सोचना कि यार वर्ड लिमिट पूरी हुई नहीं हुई, मैं को मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या मैं इसको एक्सप्लेन करूं या क्या करूं। देखो 4 मार्क्स का होता है ये लिखा तो समझो कि आपको इसमें 3 देगा वो, और ये लिखा तो इसके 1 मार्क्स और, मतलब 3 और ये 1 मिला के ये कितने हो जाएंगे 4, ठीक है। पर अगर सिर्फ आप ये भी लिख के आते हो ना तब भी आपके 3 मार्क्स कहीं नहीं गए। तो समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है लीगल वर्ड लिखना, लीगल लाइन लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बोला गया फंडामेंटल ड्यूटी कंसर्निंग इन्वायरमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कहता लीगल प्रोविजन, कहता आर्टिकल 51AG ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज शैल बी द ड्यूटी ऑफ द एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। मतलब कहता है फंडामेंटल ड्यूटी है, जितने भी हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं फंडामेंटल ड्यूटी मतलब सबकी ये ड्यूटी बनती है कि वो प्रोटेक्ट करें, इम्प्रूव करें नेचर ऑफ इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, चाहे जंगल हो उसको, लेक, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ एंड द हैज कंपनसेशन ऑफ लिविंग क्लेचर, जो भी लिविंग क्लेचर है उसको वो इम्प्रूव करे। एक्सप्लेनेशन में देखो क्या लिखा है, दिस इज अ मेक अ मोरल एंड सिविल ड्यूटी, एक मोरल है सिविल ड्यूटी है, सिटीजन हैज टू सपोर्ट इन्वायरमेंटल कन्वर्जन इट सपोर्टिंग गवर्नमेंट लॉ लाइक एनवायरमेंटल एक्ट 1986 एंड कोर्ट रनिंग प्रोटेक्टिंग इकोनॉलजी बैलेंस, जो कि कोर्ट रन कर रहा है जिससे वो प्रोटेक्ट कर रहा है इकोनॉलजी बैलेंस का। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा शायद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और रह जाएगा और ये हमारा खत्म। ये क्वेश्चन तो पूरा रिपीटेड ही आ गया ना भाई, हाँ ये क्वेश्चन हमारा पूरा रिपीटेड आ गया। चलो हम पढ़ेंगे एक बार फिर से। बोला गया देखो मेरे इसमें कई बार क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी हमने सेक्शन ए में करीब 15 से 21 क्वेश्चन पढ़े लिए, सेक्शन बी में हो सकता है इनसे रिलेटेड है पर वो छोटे होंगे, वो थोड़े बड़े होंगे इससे। सेक्शन सी में जब आप जाओगे तो सोचोगे बी से थोड़े उसमें और ज़्यादा बड़े होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि यार ये मैं क्वेश्चन को हटा दूँ या यार इतना क्वेश्चन करना ही क्यों है, 21 यहाँ 14 वहाँ 24 वहाँ, ऐसा क्यों करना है, हम सिलेक्टेड क्वेश्चन कर लें। तो अब समझो अभी आपने ये वीडियो देखी, ठीक है, और पहले तो यहाँ तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे मेरी वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले, ठीक है। आपने ये वीडियो देखी, आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ, जब बी पढ़ेंगे तो थोड़ा और आइडिया, कुछ बातें ऐसी होंगी जो दिमाग में रहेंगी जो ए में पढ़ा होगा। ऐसा तो नहीं, मैं नहीं कहता कि वीडियो देखने के बाद आपको सारा याद रहेगा, कुछ याद रहेगा। सेक्शन बी देखोगे तो वो जो याद रहेगा ना वो सेक्शन बी में हेल्प करेगा, जब सेक्शन सी देखोगे तो ए और बी का जो याद रहेगा वो सेक्शन सी में हेल्प करेगा, क्योंकि जब क्वेश्चन वो रिलेटेड आएंगे तो। और एक बार देखने के बाद एक बार और देख लेना एग्जाम से पहले, 2-3 घंटे लगेंगे, फिर आपको सारा ही याद हो जाएगा, ठीक है। चलो बोला गया इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग विच इज नॉट मीन एक्सप्लेन ब्रीफली, है ना, विच इज नॉट मी एक्सप्लेन ब्रीफली, इसको एक्सप्लेन करना है ब्रीफली। तो बोला गया दिस, जब यहाँ एक्सप्लेनेशन है, दिस फिलोसफिकल स्टेटमेंट, ये क्या है, एक फिलोसफिकल स्टेटमेंट है, प्लॉजरिड बाय द इन्वायरमेंट थिंक एल्वेटर स्टेन्स इम्प्रेशन द इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल एक्सटर्नल फैक्टर। इन्वायरमेंट में क्या तो सारे एक्सटर्नल फैक्टर यूज होते हैं, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल, प्लांट्स, अदर ह्यूमन एंड इवन क्लीमेंट्स द इन्फ्लुएंस एंड इंटरेक्ट विद अ इंडिविजुअल, कहता है जो कि इंडिविजुअली हो, अलग इंडिविजुअली भी और एक दूसरे के साथ भी मिलकर ये जो बनते हैं उसी को बोला जाता है इन्वायरमेंटल, और यही एवरीथिंग है। कहता है इन्वायरमेंटल इज एवरीथिंग विच इज नॉट मी, कहता है इन्वायरमेंट क्या है, एवरीथिंग है, पानी, मट्टी, हवा, ये सब क्या, सॉरी ये सब क्या एक
सभी ज़रूरी है। और ये अकेले पानी एक इंडिविजुअल भी ज़रूरी है, पानी और मिट्टी दोनों मिलके भी ज़रूरी है, हवा एक इंडिविजुअल जरूरी है और हवा और पानी दोनों मिक्स के, क्योंकि कहते हैं ना कि भाई पानी के अंदर भी ऑक्सीजन होता है ना, तो ऑक्सीजन अकेला भी जरूरी है और पानी के साथ वाला ऑक्सीजन वो भी जरूरी है। तो इन्वायरमेंटल ही एवरीथिंग है ना। डिफाइन द सेक्शन 2E इन्वायरमेंटल प्रोटेक्ट एक्ट, पहले ऊपर ही डिफाइन कर रखा था, वही लाइन है यहाँ पे आप लिख सकते हो। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन आया एयर पोल्यूशन अंडर द एक्ट, मतलब एयर पोल्यूएंट अंडर द एक्ट। मैंने पहले बोला था कि भैया रिलेवेंट सेक्शन 2A एयर पोल्यूएंट मीन्स द सॉइल लिक्विड गैस सब्सटेंस, है ना। सेक्शन 2B एयर पोल्यूशन मीन्स द पोल्यूशन द एटमोस्फेयर ऑफ एनी पोल्यूटेंट। सेक्शन 22 प्रोहिबिटेड एनी पर्सन ऑफ ऑपरेटिंग इंडस्ट्रियल दैट इमिट एयर पोल्यूएंट्स बियॉन्ड स्टैंड सेट बाय द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। कहता है कोई भी बंदा क्या बोला गया, यहाँ पर समझो क्या बोला गया ये रहा कि कोई भी बंदा स्टेट गवर्नमेंट, कहता ना ये स्टेट गवर्नमेंट जो है इससे ज़्यादा आगे नहीं चल सकता है, ठीक है। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मतलब अगर कोई इंडस्ट्री है और वो ऐसा काम कर रही है जिससे वो पोल्यूशन हो रहा है ना इंडस्ट्री, तो वो स्टेट के द्वारा सेट करा गया है उसके स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, तो उससे बियॉन्ड नहीं जा सकता, उससे बाहर जाकर काम नहीं कर सकता, अगर करता है तो वो इलीगल कहला जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ तक अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। जय हिंद, जय भारत।